नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आपके अपने यूजीसी नेट जेआरएफ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो सी नेट जेआरएफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पता है आप सभी को कि हम लोग इस समय खास तौर पे आपके साथ पेपर वन का यानी कि यूजीसी नेट के अंतर्गत जो पेपर वन की जो लेक्चर होती है उसके जो अंतर्गत क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चंस पेपर वन के अंतर्गत, उसमें हम लोग क्या किए हैं, आज यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत है। यूनिट नंबर 9 को इससे पहले 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंतर्गत पीडी पढ़ते हैं। पीडी का मतलब पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डेवलपमेंट, ई फॉर इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों का समग्र अध्ययन हम लोग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फ्री हैंड लेक्चर ऑलरेडी आपके लिए है। इसका मतलब ये है कि 9वां लेक्चर का हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, मिशन जेआरएफ के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे प्लेलिस्ट में। हमारा प्लेलिस्ट का आप देखेंगे, जाएंगे तो आपको चैनल पे यूजीसी नेट पेपर वन कंप्लीट बैच मिलेगा। इसी के अंतर्गत सारे एक लेक्चर है, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक कंप्लीट आपको इसी में के अंतर्गत दिख जाएगा, जिस प्रकार देख ही रहे हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है ना आपके पास ख़ास तौर पे कुछ लेक्चर्स हैं, जो चीज़ें मिल जाएगा यहाँ पर पीवाईक्यू के लिए मैं आपको अरेंज कर देता। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए पीवाईक्यू करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्वेश्चंस करना चाहते हैं 2015 से 2025 तक के, तो पीवाईक्यू एनालिसिस आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 45 यानी कुल मिलाकर 10 से 11 वर्ष का जो है ना आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ही इन डिटेल्स तरीके से बताया जा रहा है। तो आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर, यूजीसी नेट पेपर वन ईयर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस 2015 से 25 के लिए। ठीक है, आज जब इसको देखेंगे यहाँ पर कोर्सेस। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि आपको मैंने कई सारी चीज़ें करवा रखा है। ठीक है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ से हम लोग को आज का लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है, इससे मैंने पहले ये सब कर लिया, कंप्लीट हो चुका है मेरा। ठीक है, और तो तमाम चीज़ें हो चुकी है पहले। हाँ, ये देखिए ज्वालामुखी भी हम लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से, लैंडस्लाइड को भी देख लिया है। उसके बाद एनडीएम में जो था, खासकर 2005 में जो मैनेजमेंट के लिए था, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्ट था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत भी देखा सारा चीज़ को। आज बात बेसिक तौर पे हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पढ़ने एमडीजी को पढ़ने वाले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य होता क्या है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य होता क्या है वो देखिए। लक्ष्य कहता है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य दिसंबर 2000 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, याद रहेगा, ये एमडीजी 8 लक्ष्यों के साथ 2015 तक के लक्षित वर्ष के लिए बनाए गए थे। कितने लक्ष्य था? 8। ठीक है, अब कहते ध्यान केंद्रित क्षेत्र देखते हैं कहाँ कहाँ है, जिसमें गरीबी है, भूख है, बीमारी है, निरक्षरता है, पर्यावरणीय क्षति है और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव से लड़ने पर बल दिया गया था। जहाँ पर कहते हैं फोकस एरिया कहाँ रहेगा, फोकस एरिया रहेगा एमडीजी के अंतर्गत मानव संपदा, बुनियादी ढांचे, ठीक है, मानव अधिकारों पर बल दिया गया ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। ठीक है, अल्टीमेट आपका गोल क्या है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो एमडीजी के अंतर्गत जो 8 लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य कौन कौन सा है। सबसे पहला है कि अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करना। ठीक है, दूसरा है कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आपको ये जरूरी है, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि रिसेंटली क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एमडीजी के गोल्स को मैच करने के लिए दिया गया था कि किस में वो होगा, उसको सीक्वेंस में सजाने के लिए दिया गया था। तब को याद करना जरूर। पहला गरीबी से भूखमरी, गरीबी और भूख से है, दूसरा शिक्षा से है, तीसरा लिंग समानता से है, बढ़ावा देना और महिलाओं को सख्त करना, चौथा है बाल मृत्यु दर से है, पांचवा मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने से है, छठा में एचआईवी एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए है, सेवंथ में पर्यावरणीय स्थायित्व जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी होता है सुनिश्चित करना है, और आठवां है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना है। ठीक है, अब कहते हैं एमडीजी ने विश्व के स्तर पर विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों की जरूरतों और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह एक वैश्विक स्तर पर अस्थायी विकास के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बात समझ में आ गया आपको?
अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ जब देखेंगे आप कि एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन कैसे हुआ। 2000 में जब आया था, 2015 तक के लिए 8 गोल्स के साथ, तो फिर एसडीजी में परिवर्तन कैसे हुआ वो देखते हैं एक बार। ये परिवर्तन वैश्विक विकास उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य भिन्नताएं की बात करेंगे तो क्या क्या भिन्नता है। पहले सबसे पहले आके 0 गोल्स के लिए शून्य लक्ष्य। एमडीजी जहाँ आधे लक्ष्यों के लिए प्रयास करते थे, वहीं एसडीजी पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्षित हो गया। यहाँ पर कंप्लीट उन्मूलन की बात की है, जैसे शून्य भूख, शून्य रोकथाम योग्य बाल मृत्यु दर। ठीक है। नेक्स्ट आया सार्वभौमिक लक्ष्य, यूनिवर्सल गोल्स, यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सतत विकास लक्ष्य के सभी देशों पर लागू करने होते हैं, सभी देशों पर लागू होते हैं। देशों के भीतर और उनके बीच असमानताओं को संबोधित करते हैं। एमडीजी के दानकर्ता प्राप्तकर्ता दृष्टिकोण के विपरीत है। क्या है? दानकर्ता प्राप्तकर्ता दृष्टिकोण के विपरीत है। नेक्स्ट आता है कि व्यापक और समावेशी, कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव। क्या आता है? कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव के बारे में बात करना है। कहता है कि एसडीजी अधिक समावेशी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, अधिक इंक्लूसिव है, समावेशी है। व्यापक क्षेत्रों जैसे लिंग और लोगों की भागीदारी को कवर करते हैं, और वे भूख और गरीबी जैसे लक्ष्यों को अलग करते हैं। जैसे एमडीजी में संयुक्त थे तो अलग अलग कर दिया उसको, गरीबी और को अलग कर दिया, भूख को अलग कर दिया। नेक्स्ट आता है वित्त पोषण से रिलेटेड फंडिंग का। तो एसडीजी जो है अस्थायीता और समावेशी आर्थिक विकास पर बल देते हैं, जिससे स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाया जा सके। एमडीजी के विकसित देशों में से सहायता पर निर्भरता से दूर हटते हुए। ठीक है। नेक्स्ट आता कि मेकिंग अप ऑफ पीस, यानी शांति निर्माण के लिए काम करना। एसडीजी समाज की समृद्धि के लिए शांति को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में शामिल करते हैं, जो एमडीजी में फोकस नहीं था, शांति। नेक्स्ट आता डाटा क्रांति, यानी डेटा रिवॉल्यूशन। एसडीजी विभिन्न जनसांख्यिकी में निगरानी, जो डेमोग्राफी होता है उसमें निगरानी को लेकर, मूल्यांकन को लेकर, जवाबदेही पर बढ़ा हुआ फोकस करते हैं। फिर आता है गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, यानी सिर्फ शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उसको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात होती है। जहाँ एमडीजी सार्वभौमिक जो है ना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस था, वहीं एसडीजी जो हो गया सभी स्तरों पर, यानी कि सिर्फ प्राइमरी नहीं है, सभी स्तर पर जितने भी स्तर लेवल है, ठीक, हायर एजुकेशन तक गुणवत्ता शिक्षा के लिए लक्षित है। सुधारित सांकेतिक नाम मिले हैं। एमडीजी से एसडीजी में यह परिवर्तन वैश्विक विकास के लक्ष्य उद्देश्यों में व्यापक और समग्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे एक अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब हम देखते हैं एसडीजी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एमडीजी को तो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से कि उसमें क्या परिवर्तन है, क्या क्या 8 गोल्स है। अब हम देखते हैं इसमें एसडीजी जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2015 से लेकर 2030 तक, क्योंकि वो था 2000 से लेकर 2015 तक, तो ये 2015 से 2030 तक के लिए सतत विकास के एजेंडा के भाग के रूप में अपनाया गया। उसमें 8 था एमडीजी में, इसमें 17 आपस में जुड़े हुए लक्ष्यों को समूह है। ये लक्ष्य 2030 तक गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने, यानी जो प्लैनेट है मेरा अपना, जो अर्थ है, उसको सभी लोगों को शांति और समृद्धि का आनंद लेने के लिए एक वैश्विक, एक सार्वभौमिक आह्वान है। प्रत्येक लक्ष्य के लिए अगले 15 वर्षों में हासिल किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य। एसडीजी का उद्देश्य एक समृद्ध, अधिक समावेशी और अधिक अस्थायी भविष्य की ओर वैश्विक समुदाय का मार्गदर्शन करना है। यह लक्ष्य विश्व के सामने उपस्थित सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने, सभी के लिए एक बेहतर विश्व बनाने के लिए रोडमैप प्रदान करता है। भारत की सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के प्रति दृष्टिकोण कैसा है भारत का, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखेंगे कि उसका सिद्धांत में क्या है। पर सबसे पहले तो जानते हैं भारत का सबसे वैश्विक सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। भारत का दर्शन समावेशीता, इंक्लूसिवनेस और कॉपरेशन पर, सहयोग पर बल देता है, जो एसडीजी की प्राप्ति के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत यह संकेत देता है कि सतत विकास की दिशा में प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास और वैश्विक एकता आवश्यक है। किसी को भी पीछे न छोड़ने, लीव नो वन बिहाइंड। भारत का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि एसडीजी की ओर प्रगति समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों को। ठीक है। यह समाज की प्रत्येक सदस्य की विकास और कल्याण को महत्व देता है, ताकि समाज का कोई भी भाग विकास की यात्रा में पीछे न रह जाए। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखिए भारत का यह दृष्टिकोण क्या है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक समग्र तथा समावेशी पथ प्रदान करता है, रास्ता देता है। इसमें स्थानीय और वैश्विक स्तर पे, यानी कि लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी सभी स्टेक होल्डर्स की सहभागिता को महत्व दिया जाता है। यह सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, सामूहिक कल्याण की दिशा में भी काम करता है। बात समझ में आ गया।
अब हम देखते हैं कि प्रमुख सतत विकास लक्ष्य जो है और भारत सरकार की इसके लिए जो मिटिगेट करने के लिए क्या क्या योजना थी। ठीक है, हम लोग स्कीम्स को लेकर बात करेंगे। पहला था गरीबी को मिटाने के लिए, नो पॉवर्टी, पहला लक्ष्य। तो नो पॉवर्टी के लिए क्या क्या हमारा देश क्या कर रहा है? लक्ष्य सभी रूपों में गरीबों को समाप्त करना, सभी रूप में। उदाहरण के लिए मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मनरेगा, ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान, यानी लिंक्ड विद द गोल नंबर 1 ऑफ एमडीजी। ठीक है, गरीबी के लिए से जुड़ा हुआ इसे। नेक्स्ट है शून्य भूख, जीरो हंगर के बारे में। इससे लक्ष्य का भूख को समाप्त करना और पोषण को सुधार। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, एमडीजी का जो है ना 8 और एसडीजी का 17 आपको याद कर लेना चाहिए। फिर कहता है यहाँ पे कि उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस का नाम सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसके अंतर्गत खास करके जो 5 किलो अभी अनाज दिया जाता है प्रति मंथ प्रत्येक व्यक्ति को, इसके लिए है। यानी जो पीडीएस का सिस्टम है ना, बीपीएल ईपीएल जिसको बोलते हैं, तो देश बोलते हैं उसको, वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट आता है तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। लक्ष्य क्या है? स्वस्थ जीवन और कल्याण को बढ़ावा देना। उदाहरण क्या है? अपने आयुष्मान का नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत। तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाता है स्वास्थ्य कवरेज के लिए। तो आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है और स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों की केंद्रों की स्थापना करता है। ये किससे, एमडीजी के कौन से गोल से कनेक्ट होता है? गोल नंबर 4 से, 5 से और 6 एमडीजी के। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देखिए, क्वालिटी एजुकेशन। लक्ष्य क्या है? समावेशी और समान गुणवत्ता, इक्वल क्वालिटी वाली एजुकेशन क्या करना है? सुनिश्चित करना है। उदाहरण में क्या है? सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में काम करता है। गोल नंबर 2 एमडीजी का। लिंग समानता की बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की। तो लक्ष्य क्या है? लिंग समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें गोल नंबर 3 से एमडीजी के मैच करता है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, जो एसडीजी का 6, स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात कर रहा है। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन में क्या क्या आएगा? लक्ष्य है जल और स्वच्छता की उपलब्धता, सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। उदाहरण में क्या है? स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच के उन्मूलन और स्वच्छता पर केंद्रित है। ठीक है, ओडीएफ आपके नाम, ओडीएफ का नाम से ओपन डेफिकेशन फ्री का नाम सुना होगा, ओडीएफ, शौच से मुक्त। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, सस्ती और विश्वसनीय सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे उजाला का नाम सुना, उजाला योजना जो है ना, जो एलईडी बल्बों को बढ़ावा देने का काम करता है। नॉट उज्ज्वला, उज्ज्वला अलग है, उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है, याद रखना। उज्ज्वला इज रिलेटेड टू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, लेकिन उजाला जो है क्या, एलईडी लाइट से रिलेटेड है। 8वां क्या है? सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सतत समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि और सम्मानजनक कार्यों को बढ़ावा देना। जैसे मेक इन इंडिया का नाम सुना होगा आपने। तो मेक इन इंडिया पहले यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आता है उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। लचीले अवसंरचना, लक्ष्य है लचीले अवसंरचना का निर्माण करना। फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो विधि है समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स। पहला तो डिजिटल इंडिया का नाम आता है इसमें। ठीक है, डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट आता है असमानता में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। लक्ष्य है देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन, इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है ये। ठीक है, हर व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जब से ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कुल मिलाकर जितनी जनसंख्या है उसमें से 121 करोड़ के आसपास लोगों ने जनधन खाता खुलवा लिया है अपना। सतत विकास लक्ष्य, सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज़ के बारे में बात करना है। लक्ष्य शहरों को समावेशी बनाना, सुरक्षित बनाना, लचीला बनाना और सतत बनाना। उदाहरण क्या है? स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट और सतत शहरों का विकास करने का लक्ष्य रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जिम्मेदार उपभोग उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। लक्ष्य क्या है? सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है। ठीक है, लिंक्ड विथ गोल 7 ऑफ एमडीजी। अब आता है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन के बारे में। लक्ष्य क्या है? जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से लड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। ठीक है, उदाहरण में क्या है? राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान पर जलवायु परिवर्तन के 8 जो कोड राष्ट्रीय मिशन है
उस पर केंद्रित करना। मैं वो भी बता दूंगा कि राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 जो कोर मिशन है राष्ट्रीय, उसमें क्या क्या है सो। नेक्स्ट आता है जल के नीचे का जीवन, लाइफ बिलो वाटर, 14 नंबर में, जैसे महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग को करना। जैसे हमने सागरमाला सुना होगा, सागरमाला परियोजना जो बंदरगाह विकास के लिए, जो खासकर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, सागरमाला। भारतमाला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ सागरमाला भारतमाला अलग है। भारतमाला जो है एनएच के विकास के लिए है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, और सागरमाला बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। स्थल पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड क्या होता है? लक्ष्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। उदाहरण के ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन वन क्षेत्रफल बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। शांति और न्याय मजबूत कर संस्थान, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लक्ष्य क्या है? सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय की पहुंच प्रदान करना, प्रभावी और जवाबदेह संस्थान बनाना। उदाहरण के लिए आधार परियोजना प्रत्येक निवासी के लिए अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। 17 नंबर क्या है? साझेदारियां लक्ष्यों के लिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। अगर इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है सौर ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA तैयार करना, जिसमें गोल नंबर 8 का कनेक्टेड है इसमें। अब आता है कुछ पहले देखते हैं इनिशिएटिव्स जो यूनाइटेड नेशंस लेवल पे है। संयुक्त राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट आती है, UN लेवल पे नेशनल रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट आता है, या NPR नीति आयोग, जो नीति आयोग भारत में है, जो योजना आयोग के स्थान पे आया था नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जो है SDG के प्रति वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है, या जो खासतौर पर वार्षिक समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत की जाती है। NPR के सभी 17 जो सस्टेनेबल गोल्स है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल होते हैं, और ये विभिन्न संकेतकों पर, इंडिकेटर्स पर डेटा को शामिल करता है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF, सांख्यिकी संकेतकों का एक ढांचा है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, क्रियान्वयन मंत्रालय जो है MOSPI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर SDG पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। 286 इंडिकेटर इसमें है, SDG को सभी पहलुओं पर कवर करता है। फिर राज्य स्तर पे भी आता है, ठीक है, 115 इसमें है। अब देखेंगे तो कंबाइंड लेवल पे भी आता है SDG इंडिया इंडेक्स। SDG इंडिया इंडेक्स एक व्यापक शब्द है जो नीति SDG इंडेक्स और SDG के लिए NIF दोनों को शामिल करता है ये रिपोर्ट। फिर आता है स्थानीय स्तर पे SDG लोकलाइजेशन मॉडल, लोकल लेवल ऑफ SDG लोकलाइजेशन मॉडल, एक ढांचा है जो भारत सरकार का स्थानीय शासन और योजना प्रक्रियाओं में SDG को एकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स, यह जून 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कुल SDG स्कोर, ओवरऑल SDG स्कोर, भारत का कुल SDG स्कोर कितना है, जो अभी के अकॉर्डिंग देख लेंगे आप। SDG जो स्कोर है ना, करंट के अकॉर्डिंग 2025 का क्या होगा उसके अंदर चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर यह गरीबी में कमी, ये सब चीज़ का जिम्मेदारी की बात करता है। टॉप परफॉर्मर भी आता है, कम अंडर परफॉर्मर में कौन कौन सा राज्य आता है, बिहार का नाम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर लक्ष्यवार प्रगति है, जो लक्ष्य जो किस इंडिकेटर, 17 इंडिकेटर में कौन राज्य किस में सबसे आगे है। ग्राम शहर अंतर की रिपोर्ट भी है इसमें। फिर कहता बाद में रिकमेंडेशन भी देता है कि मेन रिकमेंडेशन फॉर SDG के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए, उस पर बात करता है। जैसे अधिक निवेश की बात करें, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, सामाजिक कल्याण, बुनाई और SDG पहलों के लिए वित्तीय सहायता। डेटा संग्रह, डेटा कलेक्शन के बारे में बात करता है कि SDG प्रगति को ट्रैक करने और सुधार क्षेत्रों में खोज करने के लिए। फिर कोलैबोरेशन के बारे में बात करेगा कि SDG सफलता की कुंजी सरकार और निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और समुदायों के बीच सहयोग को लेकर बात करता है, ठीक है। फिर टेक्निकल यूजेस को लेकर बात करेगा, नवाचार में, इनोवेशन में तो आपके पास टेक्निकल होना चाहिए ना मॉनिटरिंग के लिए। फिर लक्ष्य विशिष्ट योजना है, गोल्स स्पेसिफिक प्लान्स है, जो हर SDG के लिए कस्टम रणनीतियाँ सुनिश्चित करती है जो प्रभावी और प्रभावकारी उठा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे ऊर्जा के स्रोत, क्या आते हैं हमारे ऊर्जा के स्रोत। अब एनर्जी सोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। यह ऊर्जा वो शक्ति है जिससे किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है।
यहाँ देखिए, नेचुरल जनरेशन के बारे में बात करें। नेचुरल जनरेशन मतलब क्या? प्राकृतिक उत्पादन। ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती है और इसे प्राप्त या निष्क्रिय किया जा सकता है, जैसे सूर्य, वायु और जियोथर्मल, भूमि के द्वारा जो आता है अंदर से, भूमिगत एनर्जी के बारे में बात हो रही है। जिससे प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह ऊर्जा क्या होता है? नवाचारी होता है, सतत होता है, पर्यावरण के अनुकूल भी होता है, लेकिन यह प्राकृतिक शर्तों पर निर्भर करती है और इसकी प्राप्ति जो प्राकृतिक शर्तों पर भी निर्भर करती है। जैसे सोर्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं, उपादान ऊर्जा। इसमें प्राप्त संसाधनों, प्राकृतिक या मानव निर्मित से प्राप्त कोई भी ऊर्जा शामिल है और इसे प्राप्त संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा से समझा जा सकता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। इसमें जीवाश्म, जैव स्रोत, लकड़ी या फसल, बैटरी या हाइड्रो संग्रहण में प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करना शामिल है। हम यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी से गाड़ियाँ चलाते हैं। विद्युत ऊर्जा से अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं। इसकी प्राप्ति स्रोत पर निर्भर करती है और स्रोत के आधार पर यह ऊर्जा नवाचार या गैर नवाचारी हो सकती है। इसको स्रोत के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला आता है संरक्षण का कानून, कंजर्वेशन लॉ। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। संरक्षण का नियम कहता है केवल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यह ऊर्जा गति की विज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समाज में ऊर्जा, एनर्जी इन सोसाइटी। खाद्य और पानी सुरक्षा, विकास और जलवायु अनुकूलन के लिए आवश्यक है। उत्पादन और उपयोग मानव लक्षित गतिविधियों का भगवान कहते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए बदलाव होता है, शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स के लिए। प्राकृतिक से मानव निर्दिष्ट शर्तों पर पाए जाने के लिए अधिक नवाचारी जो है ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात पता है आपको? अब यहाँ देखिए, आदर्श ऊर्जा के स्रोत क्या है, विशेषता क्या है, आइडियल एनर्जी सोर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसको। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रति इकाई जो होता है या प्रति भार के समय ध्यान में क्या होना चाहिए, आदर्श उत्पादन होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए प्रोडक्शन पर वेट या पर यूनिट एंड और टाइम और क्वालिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है कि सुविधाजनक परिवहन होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें कंटेंट दिख नहीं रहा होगा तो अपनी क्वालिटी को आप बढ़ा लेना, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाते ही आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले बहुत ही क्लियर तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है बाय द वे। फिर मिनिमम पॉल्यूशन, फिर कॉस्ट इफिशियंसी। ऊर्जा और काम करने की क्षमता जीवों मशीनों के सभी प्रकार के पदार्थ के लिए मौलिक है। समय के साथ सभी मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, विकसित होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा के सामान्य रूप, जैसे मैकेनिकल ऊर्जा, शरीर के द्वारा जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा के बारे में। मैकेनिकल ऊर्जा भी दो प्रकार का होता है, एक गतिक ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है संभावित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होता है। गतिक ऊर्जा के देख लेते हैं। यह ऊर्जा होती है जिसमें किसी वस्तु के गति के कारण होती है, गतिक ऊर्जा बोलते हैं इसको। मैकेनिकल, उदाहरण के लिए चलती हुई गाड़ी या रूलिंग गेंद अपनी गति के कारण काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा होती है क्योंकि वे चलते हैं। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, इस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति से संबंधित होती है। एक दबी हुई तार, अगर मान लो स्प्रिंग हुई है, स्प्रिंग को आपने दबा के रखा हुआ है तो इसमें ऊर्जा लगा हुआ है ना, तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है स्प्रिंग के लिए, क्योंकि इसमें दबी हुई स्थिति के कारण ऊर्जा संग्रहित होती है। उसी प्रकार जैसे कि एक सेल्फ पर, एक किताब की ऊंचाई पर एक वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण संभावना जो ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने की संभावना होती है। इसे काइनेटिक ऊर्जा या गति की ऊर्जा में बदल देती है, जैसे कि यह गिरती है। बांधों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की संभावना ऊर्जा का बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, बांधों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की संभावना। फिर नेक्स्ट आता है ऊर्जा संरक्षण का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या नाम आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ब्रह्मांड में स्थिर होती है, बात पता होगा। ऊर्जा जो है ना, एनर्जी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में स्थिर है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है बस। इस उदाहरण के रूप में बांध के हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जो खासकर वाटर वेज होता है वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है डैम के माध्यम से, संभावित ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित करने की तस्वीर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप जानते हैं कि कोई वाटर बेस कर दिया, वाटर बेस के माध्यम से क्या होता है, एक जगह से पानी आती है, दूसरा जगह जाती है, स्लुइस गेट जिसको बोलते हैं। वहाँ पर पानी को रोक करके जब पानी पास कराया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा को काइनेटिक ऊर्जा में बदल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है उष्मीय ऊर्जा, जो खासकर थर्मल एनर्जी। यह किसी पदार्थ के तापमान से संबंधित है जो अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। फिर आता है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक प्राचीन ईंधन है, इसका विशेषज्ञ रूप से चर्चा की गई है। फिर परमाणविक आता है न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पर आपको समझाने के लिए अलग चर्चा की जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। जैसे देखो, इंडिया का जो एनर्जी लैंडस्केप है, ऊर्जा परिदृश्य है, उसको देख लेते हैं।
विद्युत अधिनियम 2003 यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करना, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करना और सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करनी, ये सब आपको एक्ट के माध्यम से दिया हुआ है। जैसे भारत का ऊर्जा क्षेत्र विविध है, इसमें केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों का विशेष योगदान है। भारत वैश्विक रूप से तीसरे राज्य सबसे बड़े विद्युत उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता है, बात पता होना चाहिए। ठीक है, भारत मुख्य रूपों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा मिश्रण का स्रोत करता है। जैसे एनर्जी क्लासिफिकेशन, ऊर्जा का वर्गीकरण के बारे में बात करना है। प्राइमरी एनर्जी क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत जैसे कि कोयला, सूर्य का प्रकार, यह जो खासकर सूर्य जैसे कोयला, जैसे मान लिया रिन्यूएबल और नवीकरणीय और अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय के बारे में बात कर रहा है ये प्राइमरी एनर्जी, प्राथमिक ऊर्जा में। नेक्स्ट आता है कि द्वितीयक ऊर्जा, सेकेंडरी एनर्जी, विद्युत जैसे परिवर्तित रूप में घरों और उद्योगों में उपभोग के लिए उपयुक्त है। अब आता है फॉसिल्स फ्यूल। क्या आता है? फॉसिल्स फ्यूल, जिसको बोलते हैं जीवाश्म ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा क्या है? गैर नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय ईंधन है। ये मुख्य रूप से सड़े हुए पौधे और जीवों के विघटन से बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फॉसिल्स हो गया वो फिर से बना नहीं सकते फॉसिल्स एकदम 2 मिनट के अंदर, लाखों वर्षों में ये बनता है। इसकी मात्रा सीमित है भाई, उपयोग के साथ घटती जाती है। जैसे उदाहरण में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इसे अधिकांश लोग परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जीवाश्म ऊर्जा से लाभ क्या क्या होता है वो देख लीजिए। पहला तो आता है लाभ में, प्रति इकाई में उच्च ऊर्जा का उत्पादन होता है। उपयोग के लिए स्थापित टेक्नोलॉजी है, विकसित व्यापार बाजार है इसका। आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल लाते हैं आप। जीवाश्म ऊर्जा से हानि क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले ये वैश्विक गर्मी प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से सहयोग करते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये। जलवायु कैसे? जैसे जलवायु CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषकों का जो होता है, पॉल्यूटेंट्स के कारण स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। अपने PM 2.5 PM10 का नाम सुना होगा, उसी के बारे में। समुद्र तेल जल में तेल के बहाव की स्थिति अक्सर पक्षियों पर कुप्रभाव डालती है, पक्षी और मछली दोनों पर। जैसे कि समुद्री पक्षियाँ जैसे पेलिकन, सीगल्स, अल्बेस्ट्रॉस आदि समुद्री जीव में, समुद्री कछुआ और डॉल्फिन्स पर। ठीक है, ये पंख और आजीविका तेल के संपर्क में परिणाम स्वरूप प्रभावित हो जाती है। अब हम देखते हैं भारत में जीवाश्म ईंधन और आजीवाश्म ईंधन, खासकर फॉसिल्स फ्यूल और नॉन फॉसिल्स फ्यूल ईंधन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है इसको। ये करंट से अपडेट क्या करना है, करंट से अपडेट मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ फॉसिल्स फ्यूल के मुख्य रूप से थर्मल के बारे में दिया इतना परसेंट है, 57.8% है। कोयला का कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास है। लिग्नाइट का 1.6, गैस का 6.1, डीजल का 0.1। यानी कोयला की बात करेंगे तो कोयला फॉसिल्स फ्यूल में सबसे बड़े क्या है? भाग को प्रतिबिंबित करता है। अगर अजीवाश्म की बात करें तो 42% है। यानी ज़्यादातर जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है हमारा, मतलब जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल ही हो रहा है। जैसे हाइड्रो की बात करेंगे पानी वाला तो 10.1% हो गया। विंड के बारे में 10.2, सौर के बारे में 14.9 सबसे ज़्यादा। सौर अब जो है ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है प्रतिबिंबित करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, बायो क्या है? मास है, वेस्ट एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है। अब आते हैं परमाणविक ऊर्जा की स्थिति, स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस क्या है हमारा। सरकारी नीति के अनुसार की बात करेंगे तो परमाणविक ऊर्जा को ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग देने वाले, खास करके GHG जो ग्लोबल जो हाइड्रोलिक गैसेस होता है उत्पन्न नहीं करने वाली होने वाली के कारण गैर फॉसिल्स फ्यूल स्रोत के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। गैर फॉसिल्स फ्यूल में इसके मूल किस्म जो होता है फॉसिल्स फ्यूल से अलग होते हैं। हालांकि क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आवश्यकता अधिक होती है मात्रा में, क्योंकि इसके लिए परमाणु ऊर्जा को गैर जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन के रूप में माना जाता है, इसी कारण से। अब ऊर्जा के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये टाइप्स ऑफ एनर्जी में एक प्रकार से दूसरे प्रकार की ऊर्जा की ओर लीन हो जाती है। ठीक है, विलीन। लेकिन ये प्रकार के अब देखते हैं यहाँ पर पत्थर का युग, स्टोन एज के बारे में जानते हैं, जिसमें लकड़ी बहुत प्रमुख ऊर्जा स्रोत थी। फिर आगे समाज बढ़ा तो समाज आगे बढ़ता गया, लकड़ी कोयले के ने लोहे का रूप ले लिया, आयरन एज आ गया। आधुनिक समय में हर प्रमुख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। अब हम और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत क्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
पढ़िए, मन से पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि पेपर 1 का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन भी करना है, पेपर 2 का भी क्वेश्चन करना है पीवाई की सिलेक्शन तक, और साथ में कॉन्सेप्ट भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।